नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप भी 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को लिख कर कॉपी में याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आपसे याद नहीं होता है तो पहले शुरू से लेकर अंत तक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और कैसे याद करना है इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले वीडियो को अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आप लोग याद कर लीजिए और इसमें से एक दो क्वेश्चन होगा जो कि आपको पहले से याद होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपको सभी इंपॉर्टेंट सभी विषय का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर क्वेश्चन है एटीएम क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एटीएम क्या है। तो आपको अच्छे से क्या करना है, एटीएम को अच्छे तरीके से लिख लेना है। अगर इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हो ना तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। एटीएम कार्ड, एक एटीएम मशीन आप लोग देखे ही होंगे, पैसा निकाले होंगे उसमें से और पैसा आप लोग जमा भी किए होंगे। तो एक्चुअली में वही आपका एटीएम है और इसी के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर लिखिएगा, एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। यह प्रसिद्ध बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। एटीएम का पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का जो हिंदी में पूरा नाम होता है वो होता है स्वचालित टेलर मशीन और एटीएम का इंग्लिश नाम फुल फॉर्म में पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है और बराबर में एटीएम, ठीक है ना। है यह मशीन 24 घंटे अर्थात दिन रात रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। मतलब जो एटीएम मशीन है वो 24 घंटा खुली रहती है। हर जहां भी एटीएम मशीन लगा होता है आप लोग देखे होंगे 24 घंटा एटीएम मशीन खुला रहता है। उसमें पैसा आप निकाल सकते हो और पैसा उसमें जमा कर सकते हो और ये देश के हर एक कोने में लगा होता है, देश के हर एक कोने में लगा रहता है। भारत के सभी बड़े व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करते हैं। एटीएम प्लास्टिक एक टुकड़ा है जिस पर ग्राहक का पिन कोड दर्ज रहता है। एटीएम सुविधा प्राप्त ग्राहकों के खाते में यदि रुपया है तो वह देश के किसी भी भाग में एटीएम के सहारे रुपए निकाल सकता है। इसके लिए बैंक के अंदर नहीं जाना पड़ता। लेटर बॉक्स की तरह यह बैंक के बाहर या सार्वजनिक जगहों पर लगा रहता है। मतलब कि जैसे हम लोग मतलब कि लेटर बॉक्स आप लोग जानते हैं ना, जैसे ही कोई कंप्लेन से संबंधित कोई भी कंप्लेंट हमको दर्ज कराना है तो लेटर बॉक्स में हम लोग अपना कंप्लेन लेकर डाल देते हैं। वैसे ही दोस्तों हर जगह सार्वजनिक जगह पर या फिर बैंक के आगे पीछे, बैंक के आसपास ये एटीएम मशीन लगा होता है और आप देश के किसी भी कोने में अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप निकाल सकते हैं, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आपके गांव में आपका खाता खुला हुआ है तो आप अपने गांव में ही पैसा उतार सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप कहीं से भी पैसा उतार सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और याद पता है कब करना है, सुबह में उठकर आपको याद करना है। दूसरा नंबर आपका प्रश्न आता है क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे नेट पर सर्च मारना। एटीएम कार्ड का जो टुकड़ा होता है ना वैसे ही होता है वो भी, उस पर क्रेडिट कार्ड लिखा होगा। जैसे एटीएम का साइज होता है वैसे ही उसका भी साइज होता है। आप देखिएगा ना तो उस पर लिखा होगा, देखिए क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक का ही रूप होता है, वो भी प्लास्टिक का ही होता है। यह सुविधा एटीएम के पहले से ही लागू है। मतलब जो क्रेडिट कार्ड की सुविधा है वो एटीएम से पहले लागू है। एटीएम जो था ना उससे पहले ही क्रेडिट कार्ड उपलब्ध था। इसमें ग्राहकों के साख के आधार पर बैंक एक राशि निर्धारित कर देता है। मतलब कि साख, मतलब कि जो इसमें ग्राहक जो होते हैं ना, ग्राहक के साख के अनुसार, साख का मतलब होता है दोस्तों विश्वास। मतलब कि ग्राहक के विश्वास के आधार पर ही बैंक क्या करता है, एक निर्धारित राशि मतलब कि प्रदान करता है। अगर आपके ऊपर बैंक का विश्वास है तभी बैंक आपको लोन देगा, ठीक है ना। इसका मतलब वही हुआ, अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। अब आजकल क्रेडिट कार्ड से लोग हर चीज शॉपिंग कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड सभी लोगों को नहीं मिल पाता। एक्चुअली में आपको तभी मिल पाएगा क्रेडिट कार्ड जब आपके पास कोई ऐसा मतलब कि रोजगार होगा जिससे कि आप हर महीना अच्छा इनकम करते हैं, आपका परमानेंटली मतलब ना परमानेंट पैसा वैसा आता है हमेशा हर महीने और अच्छा खासा पैसा आता है। तो आपको अगर सरकार लोन भी देगी तो आप उस पैसा को चुका सकते हैं। इसलिए ये आपका, इसका मतलब यही हुआ और यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है, ठीक है ना।
तो इसमें ग्राहक के साख के आधार पर बैंक एक निर्धारित राशि प्रदान कर देता है। क्रेडिट कार्ड धारी बैंक द्वारा निर्धारित राशि के अंदर किसी भी दुकान से या किसी भी व्यक्ति से वस्तु या सेवा खरीद सकता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड के मदद से जहां भी क्रेडिट कार्ड यूज होता होगा वहां से आप कोई भी वस्तु कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। वस्तु या सेवा विक्रेता उस कार्ड का नंबर या कोड ले लेता है, क्रेडिट कार्ड धारी के खाते से रुपया अपने खाते में डलवा लेता है, ठीक है ना। इससे ग्राहक को लाभ है कि नगद रुपया लेकर घूमना नहीं पड़ता है। इससे ग्राहक को ये फायदा होता है कि नगद रुपया उनको लेकर घूमने की जरूरत नहीं होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न आता है बचत। बचत क्या है? बचत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बचत, ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका परिभाषा देखिए, व्यक्ति अपनी आय को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करता है। वास्तव में व्यक्ति का आय अर्जन इसलिए करता है किसी समय सीमा के अंदर व्यक्ति की आय और व्यय में जो अंतर होता है उसी को हम लोग बचत कहते हैं। अब बचत आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे बचत का मतलब हुआ कि आप महीने का 30,000 रुपया कमाते हैं, तो आपकी बीवी अगर पूछेगी कि आप महीने का 30,000 रुपया कमाते हैं लेकिन बचाते कितना है, तो आप कहेंगे ना कि 30,000 महीना कमाते हैं, 10,000 खर्चा हो जाता है, अब उसमें से जितना बचेगा वही हमारा बचत हो गया। मतलब कि आपका बचत बराबर क्या होगा? बचत बराबर आय। मतलब कि जो महीने का आय है वो कितना है? 30,000 है। उसमें से व्यय यानी कि व्यय आय यहाँ पर क्या है आपका व्यय या फिर आय। आप व्यय को आय भी बोलते हैं एक अलग तरीके से। तो आय जो है ना वो आपका 30,000 है। उसमें से आपने खर्च कितना किया? व्यय किया आपने 10,000 रुपये। तो बचा कितना? तो जितना भी बचेगा आपका वही हमारा क्या होगा? बचत होगा। एक्चुअली में देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर एक और लिख देते हैं, बचत बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस व्यय हो जाएगा। अब सिंपल में इसको देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बचत बराबर क्या हो जाएगा? बचत बराबर आय माइनस व्यय हो जाएगा। तो यही आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साख क्या है? साख का मतलब अभी मैंने बताया, साख का मतलब होता है विश्वास। कोई पैसा दे तो उसको लौटाने की क्षमता आपके पास है कि नहीं है, आप किसी के साथ विश्वासघात तो नहीं करेंगे, इसका मतलब वही होता है। तो याद रखिए साख और भरोसा, एक विश्वास और भरोसा का नाम है साख। मतलब कि विश्वास और भरोसा, अगर आप किसी को भरोसा करते हैं, किसी को विश्वास करते हैं तो उसका एक दूसरा नाम होता है दोस्तों, आपका साख होता है। तो विश्वास और भरोसा का एक नाम है साख। जिस व्यक्ति पर समाज को अधिक विश्वास और भरोसा रहता है उस व्यक्ति की साख भी अधिकतर रहती है। मतलब कि अगर समाज में आपको बहुत ज़्यादा इज्जत लोग देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब ना लोग मानते हैं और आप पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी से भी पैसा मांगेंगे 10-20,000 30,000 रुपया लोग फटाक से दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपके ऊपर विश्वास है और आप उसे पैसा दे देते हैं, धोखा नहीं करते हैं, तो इसलिए आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। अब देखिए वैसे तो साख के आधार पर व्यक्ति किसी भी व्यापारी से वस्तुएं खरीद सकता है और दिए समय सीमा के अंदर भुगतान कर सकता है। जैसे कि आप लोग नहीं देखते हो, कभी मार्केट में जाते हो तो कभी किराना की दुकान में, सब्जी की दुकान में सब लोग बकाया खरीद लेते हैं, फिर अगले दिन हम लोग पैसा दे देते हैं। इसका मतलब कि दुकान वाले को ना लगता है आप पर विश्वास है, अच्छा, इसलिए वो दे देता है आपको, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में साख का सृजन बैंक करते हैं। वे अपने विश्वासी ग्राहकों को एक सीमा के अंदर बैंक से रुपए निकालने की सुविधा देते हैं, भले ही उसके जमा खाते में रुपया हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर विश्वास रहता है इसलिए वो लोन दे देते हैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? अगला हमारा प्रश्न आता है कि वित्तीय संस्था से क्या समझते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं है। इसका परिभाषा हो जाएगा, वित्तीय संस्थान उसे कहते हैं जो साख और ऋण की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वित्तीय संस्था उसे कहते हैं जो साख और ऋण की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? तो वित्तीय संस्था कहते हैं। 6वां नंबर आपका प्रश्न है कि सूचना अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, सरकारी कामकाजों पर नियंत्रण रखना तथा सरकारी मुलजिमों के कार्य का सार्वजनिकरण करना, ठीक है ना। और सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई थी। अगर आप चाहो तो बीच में राजस्थान भी ठूस सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे से छूट गया है। सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में राजस्थान से शुरू हुई थी, तो बीच में आप वो भी ठूस सकते हो।
बिल्कुल ठूस देना, ठीक है ना, ताकि आपका और अच्छा नंबर मिले, ठीक है ना। वो पॉइंट मैंने मेन छोड़ दिया, आप लोग वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7वां नंबर, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न आपको याद थे। कुछ तो प्रश्न जरूर याद होगा, पूरा नहीं याद होगा लेकिन कुछ ना कुछ आधा मादा 2 4 5 3 जरूर याद होगा आपको प्रॉपर तरीके। अभी नहीं कि आधा अधूरा याद, आधा अधूरा अधूरा याद रहेगा और बोलेंगे लिखने के लिए तो आप नहीं लिख पाएंगे। पूरा अगर आपको अच्छे से याद है तो बताइएगा कौन याद है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि सहकारिता से तात्पर्य मिलजुल कर काम करने से है। मतलब सहकारिता का मतलब होता है कि मिलजुल कर कार्य करना, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह परिभाषा अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब यह परिभाषा अधूरा है, गलत है। पूर्ण परिभाषा यह है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं। इसका ये परिभाषा हुआ, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। अगला, विश्व व्यापार संगठन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। एक्चुअली में आपको लगेगा ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हो, यही प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में आता है। विश्व व्यापार संगठन, इसका मतलब हुआ WTO, और WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में स्थित है। अच्छे से, जेनेवा कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है, आपको मैंने बताया भी था। तो अच्छे से इसको याद करिएगा तो पूरा लिख दीजिएगा। जैसे कि देखो, विश्व व्यापार संगठन ई लिखिएगा, फिर इसका इंग्लिश में लिख दीजिएगा, इधर उसका हाफ नेम लिख दीजिएगा, शॉर्ट नेम, और लिख दीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। भारत में इसकी स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में की गई। इसके संस्थापक राष्ट्र संघ के सदस्य रहे हैं। अभी वर्तमान में 149 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, जेनेवा में है। आसानी से आप लिख देंगे, छोटा छोटा वर्ड है और चुन चुन के लिख देंगे। पहले ये चुन लेना, फिर इसकी स्थापना हुई थी, फिर 149 देश इसके संगठन के सदस्य बने हुए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस देश में है और कहाँ पर है, ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। अगला हमारा प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एक दो बार क्वेश्चन ना, ये एक दो बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना 5 नंबर मतलब कि दीर्घ उत्तरीय में पूछ दिया है। कभी कभी क्वेश्चन शायद पूछा है, एक दो बार ये लघु उत्तरीय के बजाय ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछ दिया है। लघु उत्तरीय में क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय में बार बार आता है ये प्रश्न, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। हद से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्या है। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखे। उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखे, तो आप क्या लिखिएगा, उपभोक्ता जागरण हेतु निम्नलिखित नारे उपयुक्त होंगे। जैसे कि उपभोक्ता का नारा है, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ताओं सतर्क रहो, और सावधान ग्राहक सावधान, ग्राहकों अपने अधिकारों को समझो, मोल तोल करना ग्राहकों का अधिकार है, ग्राहकों अपने अधिकारों का उपयोग करो। ये हमारे हैं उपभोक्ता जागरण हेतु नारे हैं, ठीक है ना। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता जागरण हेतु नारे हैं। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सही होगा, आपको टिक लगाना होगा। कभी कभी तीनों में दे देता है और डी नंबर में दे देता है इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी पर टिक लगा देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो याद होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था तो आपको याद होगा क्योंकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसका उत्तर लिखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। निजी क्षेत्र से कंपनियां लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करती है और सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियां जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है। बस हो गया, ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समिति प्राकृतिक संसाधनों का कुशल पूर्वक उपयोग किया जाता है। तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण इस नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है ना। ये भी आपका 2 नंबर का है। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद होता है ना,
तो लिख लो, लिखोगी तो कम से कम कुछ याद होगा और राइटिंग भी आपका सुधर जाएगा। उसके बाद से क्या होगा कि आप इसको सुबह में उठकर याद करिएगा। सुबह में ट्यूशन जाने से पहले आधा घंटा पहले, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट पहले अब याद करिए। 2-3 दिन मेहनत करिएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। उस समय याद करिएगा, जरूर याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। इसका नाम तो सुने ही होंगे, गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी रहती है। उनका समूह कितने लोगों का होता है आप लोग को पता ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए, स्वयं सहायता समूह जिसको इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्वयं सहायता समूह लोगों का एक संगठन है। इसमें लोग संगठित होकर एक कोष के माध्यम से धन एकत्रित करते हैं तथा समूह के जरूरतमंद लोगों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक सदस्य दूसरे सदस्य की सहायता करते हैं और आपसी सहयोग से लाभान्वित भी होते हैं। और इसमें हमने छोड़ दिया कि स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती है। फर्स्ट पेज में ही लिखना, स्वयं सहायता समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह का गठन करती है। आप लिख देना, तो वो मेरे से छूट गया है। अगला आपका साख क्या है? दोस्तों ये तो हम आपको ऑलरेडी बता दिए, साख क्या है, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, समोच्च की ऋषि से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समोच्च की ऋषि से आप क्या समझते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर लिख लीजिएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, समोच्च की ऋषि से क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखिएगा, पर्वतीय और पहाड़ी भागों में ढलान के अनुरूप जो कृषि कार्य किया जाता है उसे समोच्च की ऋषि कहते हैं। इसके तहत तीव्र दलों वाली भूमि पर मेड़ बनाकर कृषि किया जाता है। इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसके लिए मतलब कि इसके द्वारा हम मृदा अपरदन को आसानी पूर्वक रोक सकते हैं। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताया, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 बार आ गया था, मतलब कि 14 क्वेश्चन आपको मैंने बताया। और इस 15 क्वेश्चन को आपको कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना है। सभी को कॉपी में ना अच्छे तरीके से लिख लेना है। देखो आप धीरे धीरे अच्छे तरीके से पहले लिखो। देखो राइटिंग तभी सुधरेगा जब लिखोगे। किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तभी सुधरेगा। एक लड़का बोला कि सर मैं 22 दिन तक लगातार 2-2 पेज 3-3 पेज केवल हिंदी मैंने लिखा, और हिंदी में भी मैंने केवल क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन आंसर लिखा। 22 दिन लगातार मैंने लिखा। उसका राइटिंग मैंने देखा, A1 राइटिंग था। और पहले का भी राइटिंग शायद हमारे पास भेजा था, मैंने पहले का भी देखा। पहले का उतना अच्छा राइटिंग नहीं था, लेकिन जो नया वाला राइटिंग भेजा था ना वो एकदम मतलब ना नहीं बोलते हैं लॉलीटॉप, एकदम बहुत ही अच्छा उसका राइटिंग था। तो आपका भी सुधर जाएगा। आप लिखो, टाइम अभी है, 20 दिन लगातार 25 दिन लिखो। जैसे कि मैं आपको सब्जेक्टिव ये बता, आप लिखो। हर चीज़ का मैं सब्जेक्टिव बताता ही हूँ, तो आपको लिखना है। लिखिए, राइटिंग भी सुधर जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, ओके।